हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एलजी ब्रेडकिड्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव completed till article 147, that is we have completed till the provision related to the Supreme Court, which is from Article 124 to 147. So friends, in this video lecture we are going to discuss about the Article 148. Article 148 that talks about Comptroller and Auditor General of India, that is CAG. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। सो दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को अपॉइंट कौन करता है? सो ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये ओथ किसके सामने लेते हैं? तो ही टुक्स द ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के सामने ये ओथ लेते हैं। ठीक है। इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है अपने पोस्ट पर से? तो जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस ग्राउंड पे रिमूव किया जाता है, या जैसे रिमूव किया जाता है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, वैसे ही हम लोग कैग को भी रिमूव कर सकते हैं उनके ऑफिस से। ठीक है। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है? ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी। यहाँ तक बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? और एक चीज और इसमें जानने की मतलब आपको पता होना चाहिए, कैग से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आफ्टर वेन ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस, या जब ये अपने ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं या रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके बाद से ही shall not be eligible to hold any office under सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स कि जब कैग अपने पोस्ट से रिटायर होते हैं या सीज ऑफ किया जाता है, मतलब जब जब अपने ऑफिस से रिटायर हो जाते हैं या इनको रिमूव कर दिया जाता है, तो फर्दर वो फिर फ्यूचर में कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए वो एलिजिबल नहीं होता। मतलब फिर उसके बाद, मतलब जब सपोज अगर कोई एक बार कैग अपॉइंट हो गया, उसके बाद से अगर वो कैग नहीं रहा आगे चल के, तो फिर फर्दर वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो एलिजिबल नहीं होगा अप्लाई करने के लिए, या ही इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? तो ही गॉट द सैलरी which is decided by the parliament. So parliament by prescribing the law determine the salary or the other services of the comptroller and auditor general of India. ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आई? कैग को जो है फोर्थ पिलर भी बोला जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तीन पिलर कौन कौन से हैं तो वो हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैग को जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जो तीन पिलर है वो है आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और जो फोर्थ पिलर कहा जाता है, कह सकते हो, वो होते हैं कैग, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। कैग is the head of the Indian
ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। सो कैग जो होते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड होते हैं। और जो कैग का काम क्या होता है दोस्तों, तो अभी मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा 149 तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कैग होते हैं, जो ये अपना रिपोर्ट होता है वो किसको सबमिट करते हैं, तो ही सबमिट द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लेट डाउन करते हैं बिफोर दी पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सामने जो है उसको लेट डाउन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो वो कौन इसको लेट डाउन करेगा, गवर्नर। कहाँ करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। सो अगर देखिए कैग जो होता है, मतलब कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते हैं, हिसाब किताब लगाना, पता करना या लगाना का मतलब क्या क्या हिसाब, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट के क्या क्या अकाउंट्स हैं, खर्चे क्या क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों का जो ऑडिट होता है वो कौन करता है, कैग करता है। तो कैग ऑडिट द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट का जो कैग ने ऑडिट किया है, उसका जो रिपोर्ट तैयार किया वो किसको देगा, वो देगा गवर्नर को। और गवर्नर जो है वो लेट डाउन करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव के सामने। ठीक है, जो स्टेट लेवल पे जो हाउस है, दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद, उसके सामने जो है गवर्नर लेट डाउन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वही जो रिपोर्ट वही जो अकाउंट या जो ऑडिट या जो रिपोर्ट है वो रिलेटेड है किससे, या वो किस अकाउंट, किस गवर्नमेंट के अकाउंट का ऑडिट या जो रिपोर्ट है वो कैग ने तैयार किया है, तो मान लीजिए अगर कैग ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अकाउंट का रिपोर्ट तैयार किया है, तो वो किसको सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट को करेगा। ठीक है, तो जो कैग है वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, और जो प्रेसिडेंट फर्दर जो है उस रिपोर्ट को लेड करेंगे किसके बिफोर में, लोकसभा और राज्यसभा के सामने जो है उसको लेड डाउन करेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब कि प्रेजेंट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के सामने उस रिपोर्ट को। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आर्टिकल 149 आइए देखते हैं क्या कहता है। तो 149 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या क्या ड्यूटी है, सो आइए मैं बता देता हूँ कि कैग का जो ड्यूटी होता है वो एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज में बताता जाता हूँ। सो फर्स्ट ड्यूटी इज दैट कि टू ऑडिट करना और प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, अभी 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 इस पे आप लोग मत जाइएगा, मैं आपको मतलब आगे के लेक्चर में कंसोलिडेटेड और कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड जो है मैं आप लोग को, कंटीजेंसी फंड जो है मैं आप लोग को बता दूंगा अलग वीडियो में, ये अलग टॉपिक है। बस ये समझिए कि जो कैग होता है वो ऑडिट करता है और रिपोर्ट बनाता है ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर कंसोलिडेटेड नहीं समझ आ रहा तो सिंपल समझिए कि जो फंड है इंडिया का उसका ऑडिट और रिपोर्ट तैयार करता है कैग। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी दो फंड होते हैं इंडिया के, इसके बारे में मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद से टू ऑडिट एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन द ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो सिंपल सा आप लोग बोल सकते हो कि जो कैग है वो ऑडिट करता है या और रिपोर्ट तैयार करता है फ्रॉम द ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है,
उसके बाद से जो कैग है वो ऑडिट करता है एंड रिपोर्ट तैयार करता है ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गुड्स उससे रिलेटेड जो ऑडिटिंग होती है वो भी कैग जो है वो करता है। ठीक है, मतलब अकाउंट मैनेज करना, ऑडिट करना, रिपोर्ट तैयार करना, वो सारे काम जो है वो कैग करता है। कैग ऑल्सो ऑडिट एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द ऑल द रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, जितने गवर्नमेंट कंपनी है उनके कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उन सारी अकाउंट का जो ऑडिट है वो कौन करता है, कैग ही करता है। और बहुत ऐसे कॉरपोरेशन है या प्राइवेट कंपनी का भी जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी है उसका भी जो है ऑडिट या कह सकते हो कि वो रिपोर्ट जो है वो कैग तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में यहाँ तक। और जो ये ऑडिट या जो रिपोर्ट होता है या जो अकाउंट का जो रिपोर्ट है या जो ऑडिट है वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। अगर वो ऑडिट या जो अकाउंट हो किससे रिलेटेड है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो किसको देगा, गवर्नर को देगा। और ये दोनों लोग जो है अपने अपने हाउसेस के सामने जो इसको लेट डाउन करेंगे। और ये जो सारी चीजें मैं बताया किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 151 में। कल 151 में बताता है कि जो कैग है वो अपना रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे अगर वो रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्शन था पॉलिटी का वो था यूनियन के बारे में, फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 151, वो कंप्लीट हो गया इस वीडियो लेक्चर में। और मैंने बताया था कि जब आपको यूनियन के बारे में पता चल जाएगा अच्छे तरीके से, जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो जो स्टेट के प्रोविजन है, स्टेट मतलब कि द स्टेट जो आपका पार्ट 6 में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो रेप्लिका है यूनियन के यूनियन का। ठीक है, तो अगर आपको यूनियन के बारे में अगर आपको अच्छे तरीके से आपने अगर पढ़ा होगा हमसे, तो आपको जो स्टेट का जो अगला पार्ट है, मतलब जो स्टेट का जो प्रोविजन है वो जो कि दिया है आपका आर्टिकल 152 से लेकर के 213 तक दिया है, वो भी बहुत आसान लगेगा आपको और लगेगा कि अरे हाँ दोनों सिमिलर है, रेप्लिका है, एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है वो जो स्टेट का प्रोविज़न है फ्रॉम आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 213 उसको मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने यूनियन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, स्टेट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर स्टेट से क्वेश्चन बनेंगे भी तो आर्टिकल बेसिस पे नहीं बनते हैं, इसमें कुछ प्रोविज़न दिया रहता है उससे रिलेटेड बनते हैं। अगर आप यूनियन के बारे में अगर आपको पता होगा अच्छे से तो आप जो है करेस्पॉन्डेंस में देख करके आप स्टेट से रिलेटेड अगर कोई सपोज क्वेश्चन बन भी जाता है, हालांकि बनता नहीं है लेकिन अगर बन जाता है तो आप उसको आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण देना चाहूँगा, यहाँ पे जो बात कर रहा है आर्टिकल जो स्टेट का जो एक आर्टिकल है 213। ठीक है, आर्टिकल जो 213 है वो बात करता है ऑर्डिनेंस के बारे में, मतलब ऑर्डिनेंस जो है गवर्नर कब निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और हमने जो है ऑर्डिनेंस के बारे में जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहे थे आप लोग को, या जो जब मैं यूनियन का पोर्शन पढ़ा रहा था आप लोग को, तब मैंने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू प्रोगुमुलेट या अनाउंस दी ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो किस आर्टिकल में मैंने बताया था वो, आर्टिकल 123 में। तो जो जो मैंने प्रोविजन ऑर्डिनेंस का बताया था आर्टिकल 123 में, सेम प्रोविजन आपका 213 में भी अप्लाई होगा। बस क्या चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट है वहाँ पे बस आपको गवर्नर करना होगा। ठीक है, बाकी जो जितने प्रोविजन थे कि हाँ कि 42 दिन में जो है जब रीअसेंबल होगा तो 42 दिन के भीतर, या जब रिजोल्यूशन पास करा दें तब ऑर्डिनेंस को जो है हटाया जा सकता है, या मैक्सिमम 6 महीने तक ऑर्डिनेंस रह सकता है। सेम प्रोविजन यहाँ पे भी होगा, बस एक चीज़ बदल जाएगी। वो क्या बदल जाएगा, पार्लियामेंट की जगह क्या आ जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगा और
गवर्नर, प्रेसिडेंट की जगह क्या आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस ये आपको दो चीज़ यहाँ पे चेंज करना होगा, बाकी सब चीज़ सिमिलर होते हैं, सिमिलर हैं। स्टेट यूनियन का जितने प्रोविजन है वो स्टेट के प्रोविजन से, ठीक है। बस थोड़ा वो डिफरेंस है जिसमें जिसमें आता है मैं उसको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। जो कि दिया है आपका आर्टिकल, मतलब जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कुछ प्रोविजन है जो कि डिफरेंस है, डिफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन से, ठीक है। तो वो जो है मैं आप लोग को उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये सब सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म। सो जो आपका मेन जो कुछ डिफर है आपका, या जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो मैं फिर एक बार यहाँ पे एक कह सकते हो कि क्रक्स में मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, समराइज में कि जो आपका यूनियन से रिलेटेड आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक, लेकिन जो स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल है वो स्टार्ट होता है आपका आर्टिकल 152 से लेकर के 232 तक, ठीक है। तो जो आर्टिकल आपका 152 से लेकर के 213 तक है वो सिमिलर प्रोविजन है एज लाइक द यूनियन, ठीक है। जो जो मैंने हम लोगों ने यूनियन में बात किया था वही वही सिमिलर प्रोविजन आपके स्टेट में भी आर्टिकल 152 से 213 के बीच में देखने को मिलेगा। अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करके देखिएगा। बस दो चीज़ आपको चेंजेस मिलेंगे दो जगहों पे, या दो चीज़ आपको डिफर लगेगा। वो पार्लियामेंट की जगह आप क्या कर लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर कर लीजिएगा, और प्रेसिडेंट की जगह आप क्या कर लीजिएगा, गवर्नर कर लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, बाकी सिमिलर प्रोविजन रहते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता है। और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में वो इस पोर्शन से ज़्यादा बनते हैं, इस पोर्शन से नहीं बनते हैं ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि अगर जो बंदा या जो स्टूडेंट अगर यूनियन से रिलेटेड मीन्स की जो आर्टिकल 152 से लेकर के 151 तक पढ़ा होगा, वो जो है वो स्टेट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी आता है आर्टिकल 152 से 234 तक तो वो कर ले जाएगा, अगर इसको इतना पता होगा, क्योंकि दोनों का प्रोविजन जो है सिमिलर होते हैं, बशर्ते कुछ टॉपिक को छोड़ करके, जैसे आपके हाई कोर्ट हो गए। तो हाई कोर्ट को जो है मैं अलग से ये इसको कवर कर दूंगा जो स्टेट में दिया है आपका कि हाई कोर्ट इन डिफरेंट स्टेट, इसको मैं आप लोग को बता दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में। उसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा आप लोग का जो मेन टॉपिक बच जाता है आपका पंचायत, उसके बाद से म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। और बाकी हमें नहीं लगता कोई और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो छूट रहा है पॉलिटी में, क्योंकि टॉपिक तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन आपका है वो पंचायत, म्यूनिसपैलिटी और मैं यूनियन टेरिटरी, ये तीन टॉपिक जो है मैं आप लोग को कवर करा दूंगा। यूनियन टेरिटरी में आपको 239 से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है, 242 तक पढ़ना है। उसके बाद से जो पंचायत है वो आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो 243 से लेकर के 243 ओ तक पढ़ना है, लेकिन जो इतना सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं वही कराऊंगा आप लोग को। और म्यूनिसपैलिटी में आपको 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक करना, मतलब इसमें अमेंडमेंट बहुत ढेरों सारे हुए हैं, तो इसको जो है मैं आप लोग को करा दूंगा एक सिंगल वीडियो लेक्चर में। तो आपका जो पॉलिटी का जो पोर्शन है अब ज़्यादा कह सकते हो कि अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मेजर मेजर पोर्शन था हमने उसको कंप्लीट कर दिया। मेन जो आपका आर्टिकल थे वो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 151 तक थे। और अगर आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 151 तक पता है और बाकी पंचायत के बारे में पता है, म्यूनिसपैलिटी के बारे में पता है, यूनियन टेरिटरी के बारे में पता है, हाई कोर्ट के बारे में पता है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि आपने यूनियन पढ़ के आया है। तो अगर इन सब के बारे में पता है तो समझिए आपका पॉलिटी तैयार हो गया, ठीक है। और बाकी कुछ टॉपिक छूट गए हैं, छूटे नहीं है मीन्स कि मतलब जो टॉपिक और इम्पोर्टेंट पॉलिटी में मुझे लगेगा मैं उसको करा दूंगा। जैसे कि मैंने अभी प्रेम्बल जो है उसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है आप लोग को,
प्रेम्बल के बारे में जो है मैं आप लोग को एक बार बता दूंगा, क्योंकि प्रेम्बल से भी क्वेश्चन बनते हैं। और जो दूसरा टॉपिक जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, वो भी पॉलिटी से ही रिलेटेड है, वो आपके हैं अमेंडमेंट। जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं मैं वो करा दूंगा आप लोग को। आपका मैक्स टू मैक्स अब 7 से 8 वीडियो लेक्चर में आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में जो है हम मिलेंगे आप लोगों से। और बाकी एक दो टॉपिक और बच जाते हैं, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी का हो गया, जो आपके आर्टिकल 352, 356 और 360 में दिया है। ठीक है, तो इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं बताऊंगा कि आपको कन्फ्यूजन। मैं एक क्रक्स में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैं वही बताऊंगा। और अगर आप उतना कर लोगे तो इमरजेंसी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप आराम से कर ले जाओगे, उसमें फंसोगे नहीं। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद से एक टॉपिक और बच जाते हैं, अमेंडमेंट मीन्स आर्टिकल 368, ये। उसके बाद से हमें नहीं लगता कि पॉलिटी में कोई ज़्यादा टॉपिक बचा है, तो मैं जो है आप लोग को 7-8 वीडियो लेक्चर में पॉलिटी का जो ओवरऑल सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एल अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, जो कि हमने बताया था कि जो जितने प्रोविज़न यूनियन के हैं, सिमिलर प्रोविज़न आपके स्टेट के भी हैं। ठीक है, सो इसलिए हमने जो है, जो स्टेट के जो आर्टिकल हैं जो कि सिमिलर हैं रिलेटेड टू द यूनियन, तो उसको हमने स्किप कर दिया है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सिमिलर नहीं है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोविज़न है वो प्रोविज़न हाई कोर्ट से उतने सिमिलर नहीं खाते हैं, उतने मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हाई कोर्ट को हम अलग से आप लोग को बता देंगे। ठीक है, सो दोस्तों, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 214 में दिया है। और आर्टिकल 214 कहता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और आर्टिकल 214 ऑल्सो सेज दैट कि पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट जो है पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। और हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में पढ़ा था? आर्टिकल 129 में। तो सेम आपका जो आर्टिकल 215 है वो भी बोलता है कि जो हाई कोर्ट है वो भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। मतलब कि एवरी हाई कोर्ट इज डिक्लेयर्ड एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मीन्स कि जितने प्रोसीडिंग एविडेंस है, सारी चीज़ें चलती हैं, हाई कोर्ट उसको रिकॉर्ड करता है और फर्दर उसको रिफर कर सकता है इन द फ्यूचर। एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो गिव द पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स कोर्ट। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अपना कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देता है, वैसे हाई कोर्ट भी हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए वो पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 कहता है कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज अ प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो है वो हाई कोर्ट में जो है एज कह सकते हैं कि रहेंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस और अदर हाई कोर्ट को टाइम टू टाइम अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और कितने जजेज होंगे हाई कोर्ट में इसका कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कहीं पे भी नंबर नहीं दिया गया है कि हाँ इतने नंबर जो है मैक्सिमम लिमिट जो है इतना एज हाई कोर्ट के जजेज आप अपॉइंट कर सकते हो। देयर इज नो एनी लिमिट गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है,
अब आइए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मतलब अ, होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ये किस आर्टिकल में दिया है? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 217, आर्टिकल 217। ठीक है, तो इन दिस इट इज आर्टिकल 217 सेज दैट कि अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो यू शुड हैव एटलीस्ट 10 ईयर जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पहली चीज़, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और आप एटलीस्ट 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस होल्ड करने चाहिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको एटलीस्ट 10 साल का एडवोकेट होना पड़ेगा इन अंडर इन हाई कोर्ट। ठीक है, या आप चाहें तो सक्सेशन वाइज दोनों हाई कोर्ट में मिला करके 10 साल का एडवोकेट आपको होना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि एक्स हाई कोर्ट में आप 5 साल के एडवोकेट रहे, फिर से वाई हाई कोर्ट में आप 5 साल के एडवोकेट रहे, तो ये भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये भी मान्य होगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, क्योंकि दोनों को मिला करके देखा जाए तो 10 साल आप एडवोकेट है। ठीक है, हाई कोर्ट की, तो ये भी आपका एक क्वालिफिकेशन होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए फॉर बिकमिंग द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है दोस्तों, अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे इनका अपॉइंटमेंट। वो कैसे करेंगे? आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। आई बात समझ में? तो जैसा कि हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। सो सेम जो हाई कोर्ट के जजेज होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज अपॉइंट होते हैं उनका भी कोलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। तो उस कोलेजियम सिस्टम में टोटल 4 जजेज होते हैं, 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन जब हम हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, तो उस कोलिजियम सिस्टम में जो है कौन कौन होगा, तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उस कोलिजियम सिस्टम में दो सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये अपना जो रिकमेंडेशन है या ओपिनियन है किसको देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। ठीक है, और जो चीफ और ये जो कोलिजियम सिस्टम है 2 सीनियर मोस्ट जजेस का, ये अपना जो ओपिनियन है ये किस बिहाफ पे भेजेंगे? तो ये जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं ये अपना ओपिनियन जो है, ये अपना ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस गवर्नर से कंसर्न्ड करके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओपिनियन भेजेंगे। उसके बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन भेजेंगे। देन प्रेसिडेंट जो है किसी पर्सन को एज ए हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करेगा। सिंपल सी बात है, मैं फिर एक बार बताता हूँ। हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए पहली चीज़ आपको कोलिजियम सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। मतलब अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कैसे अपॉइंटमेंट होता है? तो कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम में 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, और ये जो 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं ये किससे कंसल्ट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जिस हाई कोर्ट में आपको अपॉइंटमेंट कराना है उस जज का, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, प्लस जिस
स्टेट में हाई कोर्ट है उस स्टेट के गवर्नर से वो 2 सीनियर मोस्ट जज कंसल्ट करते हैं। उसके बाद से वो कंसल्ट करने के बाद से वो जो ओपिनियन है वो सीजीआई को भेजते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजते हैं। उसके बाद वो सीजीआई जो है जो ओपिनियन जो आए रहते हैं कोलिजियम सिस्टम से प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से प्लस गवर्नर से, वो ओपिनियन प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हाँ ये लोग जो इनको अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं और इनको अपॉइंट करने की बात नहीं कर रहे हैं। देन ऑन दैट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। और जो सैलरी होता है हाई कोर्ट के जजेस का वो कैसे मिलता है, तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सैलरी मिलती है वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस को भी सैलरी मिलती है। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस पढ़ा था जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, तो वैसे ही आर्टिकल 223 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। सो आर्टिकल 223 कहता है कि व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी भी रीजन से वो एब्सेंट हैं या एब्सेंस हैं, तो वो या वो अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने में अनेबल है, तो इन दैट केस प्रेसिडेंट जो है उस हाई कोर्ट के किसी भी सीनियर मोस्ट जज को जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, आगे चलें। और कोई भी पर्सन कब तक एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट रह सकता है, तो टिल 62 ईयर्स। ठीक है, 62 ईयर्स तक जो है वो जज रह सकते हैं। 62 ईयर के बाद उनको रिटायर होना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 226, ये बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द सर्टेन रिट, टू इशू सर्टेन रिट। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करता है, वैसे ही हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू कर सकता है। कौन कौन से रिट? हैबियस कॉर्पस, मैंडेनमस, क्वा वारंटो, प्रोहिबिशियो और सर्टिवरारी। तो ये 5 रिट जो है हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। प्लस इस 5 रिट के अलावा भी जो है किसी अन्य लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए भी जो है हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो जब ये पूछा जाता है कि रिट इशू करने के पर्सपेक्टिव में या कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट का पावर ज़्यादा वाइडर है या सुप्रीम कोर्ट का पावर ज़्यादा वाइडर है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट इशू करने के लिए। क्योंकि जो रिट इशू होते हैं क्यों होते हैं? फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करेगा अंडर आर्टिकल 32। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होने के अलावा अगर कोई अन्य राइट पे अगर वायलेट हो जाता है अदर राइट, उसके उस अदर राइट को भी इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट जो है ये 5 रिट इशू कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है बस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए इस 5 रिट को इशू कर सकता है। बाकी किसी अन्य मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इशू नहीं कर सकता। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हाई कोर्ट में आता है वो है आर्टिकल 227।
It talks about power of superintendence over all कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के पास जो है सुपरवाइजरी पावर होता है ओवर दी लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो हाई कोर्ट की निचली जो अदालत है उन सारे कोर्ट पे जो है हाई कोर्ट का क्या होता है, सुपरवाइजरी पावर होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में जो है हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी पावर के बारे में बात की गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? अब आते हैं, देखते हैं आर्टिकल 228। आर्टिकल 228 ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो केस को अपने पास ट्रांसफ़र करा सकता है। अगर कोई भी केस मान लीजिए उसकी निचली अदालत में जो है वो पेंडिंग है, अगर वो केस अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है उसमें, तो हाई कोर्ट चाहे तो उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र करा सकता है। वो आर्टिकल 228 में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 221 बोलता है दोस्तों कि पार्लियामेंट जो है वो एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है दो या दो स्टेट के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू द हाई कोर्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एलियो बिड की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं अमेंडमेंट। तो आइए चलिए देखते हैं अमेंडमेंट के बारे में, जो कि आपका आर्टिकल 368 में जो है दिया है। और ये जो अमेंडमेंट का प्रोविज़न है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका से जो है लाया गया है अपने भारत के संविधान में। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ब्रिटिश का जो संविधान है वो क्या है, अनरिटन है, वो लिखित रूप में नहीं है। लेकिन हमारा संविधान क्या है, वो लिखित रूप में है। ठीक, आई बात समझ में? अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन करना। परिस्थिति को, सर्कमस्टांसेस को देख करके संविधान में जो संशोधन होता है, जो चेंजेज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अमेंडमेंट बोल देते हैं। अब जो दोस्तों अमेंडमेंट होता है तीन तरह से किया जाता है। ठीक है, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ स्टेट। अभी मैं बताऊंगा एक एक करके। तो दोस्तों तीन तरह से जो है हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल, और तीसरा जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी ना, स्पेशल मेजॉरिटी, नहीं तो एसएम में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब देखो दोस्तों, जो आर्टिकल 368 है ना हमारे संविधान का, वो सिर्फ यही दो अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ प्रोसीजर होता है। तो वो प्रोसीजर क्या है, वो है आपका सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट मतलब ये समझो कि सहमति लेना आधा से ज्यादा राज्यों का। ठीक है, सो आधा से ज्यादा राज्यों का सहमति लेना
यही कहलाता है आपका सीधा सा रेटिफिकेशन। यहां तक बात समझ आई? ठीक है, तो हाँ हम कहाँ पे थे? तो जो आर्टिकल 368 है वो कहता है, वो बात करता है सिर्फ दो टाइप के संविधान संशोधन, दो तरह के प्रोसीजर जिससे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। वो है स्पेशल मेजोरिटी या तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। 368 सिंपल मेजोरिटी प्रोसीजर की बात नहीं करता है कि संविधान में जो है सिंपल मेजोरिटी से भी संशोधन किया जा सकता है। इसके बारे में जो है हमारा अनुच्छेद 368 नहीं बात करता है। ठीक है, क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ द टोटल मेंबर, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने हैं? 575, 545, सॉरी 545। इसका जब हम लोग हाफ करेंगे, 545 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो 2 दूना 4 बचा 1, 4 2 सत्ते 14, फिर कट जाएगा यहाँ पे 4, 2 दूना 4। ठीक, तो 272 मतलब हाफ ऑफ द स्टेट। मतलब अगर हाफ से ज्यादा मतलब नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। तो अगर आपको सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन करना है तो आपको कितना वोट चाहिए, कितना सहमति चाहिए? 273 मेंबर का। और मैं आप लोग से बता दूं कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में है, सरकार में है, तो उसके पास 273 सीट तो होती ही होती हैं। अगर इतना सीट नहीं होगा तो समझिए वो फिर सत्ता में है ही नहीं। फिर तो इसका मतलब भाई जो भी सत्ता में रहेगा वो सिंपल मेजोरिटी से संविधान में कुछ भी बदल सकता है। लेकिन संविधान की यही खूबसूरती है कि जो मेन प्रोविजन है जिससे कि हमें, आपको, देश को, स्टेट को, राज्य को जो इफेक्ट करता है जिस संशोधन से, वो संशोधन या तो स्पेशल मेजोरिटी से हो सकते हैं या तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट हो सकता है। सिंपल मेजोरिटी से बहुत छोटे मोटे अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, जिससे कि आपको हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए जो सत्ता में हो, भले ही 273 मेजोरिटी में आके अगर वो अमेंडमेंट कर रहा है सिंपल मेजोरिटी से, तो करो भाई, उससे हमें तुम्हारे ऊपर कोई भी फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो करने दो, तुम हजारों करो। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी से अगर मान लीजिए करता है या इस मेजोरिटी से करता है तो हमारे और आपके ऊपर फर्क पड़ सकता है। क्योंकि संविधान में बता दिया गया कि ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन इस मेजोरिटी से जो है संशोधित किया जा सकता है, ये प्रोविजन इस मेजोरिटी से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट आपके स्पेशल मेजोरिटी से जो है उसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी को जुटा पाना वो बहुत कठिन होता है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। यहां से पास हो जाएगा तो फिर 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। 2/3 मेंबर मतलब 66%, 66% आपको मेंबर चाहिए। 66% का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मान लीजिए कि इसका अगर हम 545 से गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 380-90 के आसपास जाएगा, 373-74 के आसपास जाएगा। मतलब 374-73 सीट होनी चाहिए, तभी आप इस मेजोरिटी के द्वारा जो है संविधान में संशोधित कर सकते हो। लेकिन बताओ अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है बीजेपी, अभी तो बहरहाल आचार संहिता लगा हुआ है, जो अभी थी उसके पास भी 374 सीटें नहीं थी। तो 374 वोट लाना पार्लियामेंट में आसान बात नहीं होता। अगर आपको 374 लाना है, इट मीन्स आपको अपोजिट पार्टी से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी, अपोजिट पार्टी का भी सहमति लेना पड़ेगा। अगर अपोजिट पार्टी भी वोट करता है आपके फेवर में तब 374 जाके हो सकता है। लेकिन अगर जो संविधान संशोधन आप लाना चाहते हो अगर वो हमारे और आपके अगेंस्ट में है तो अपोजिट पार्टी क्यों सहमत होगी भाई आप पे?
तो इसीलिए जो है हमारा जो अनुच्छेद 368 है वो दो तरह की मेजोरिटी संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट। आई होप आपको मैं समझाने में सक्षम हो पाया होगा। तो जैसे सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या संशोधित किया जा सकता है, तो जैसे मान लीजिए किसी राज्य का नाम बदलना है तो वो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। मान लीजिए किसी विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का सैलरी बढ़ाना है, किसी भाषा को ऐड करना है, ऑफिशियल मतलब जो 22 लैंग्वेज है टोटल, अगर उसमें ऐड करना है तो ये सब जो है वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कर सकता है। तो इससे हमें भाई क्या फर्क पड़ता है, तुम वेतन बढ़ा दो, प्राइम मिनिस्टर का बढ़ा दो, प्रेसिडेंट का बढ़ा दो, किसी राज्य का नाम बदल दो, हमारे लखनऊ का नाम बदल के सिंगापुर रख दो, तो भाई हमें क्या फर्क पड़ेगा। भाई ठीक है, राज्य का नाम बदले हो, भाई हमारा नाम थोड़ी बदले हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई तुम मेजोरिटी में करते रहो संशोधन, हजारों करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारा तुम फंडामेंटल राइट छीनोगे तो वो तो भाई बहुत हमें लॉस कर सकता है। इसीलिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और स्पेशल मेजोरिटी लाने के लिए आपको अपोजिट पार्टी से भी मिला के गठबैठ करके चलना पड़ेगा। और अगर वो संशोधन अगर लोगों के खिलाफ है तो अपोजिट पार्टी कैसे एग्री हो पाएगी, एग्री होगी, क्योंकि उसको तो अगले आने वाले चुनाव में तो वोट लेना है ना, वो कैसे एग्री होगी। तो ये सब सारी रीजन है कि आपको स्पेशल मेजोरिटी में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और उससे ज़्यादा मेहनत आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट करना पड़ता है। मतलब आपको 66% बहुमत तो राज्यसभा या लोकसभा में तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आधा से ज्यादा मतलब 50% प्लस स्टेट से भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। 28 स्टेट है मतलब 14 यानी 15 स्टेट से आपको सहमति लेनी पड़ेगी। मतलब 15 स्टेट में जाके आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास कराना पड़ेगा। अगर 15 स्टेट पास कर देता है तब वो संशोधन जो है संविधान में माना जाएगा। अब क्वेश्चन उठता होगा आपके दिमाग में कि कौन सा संशोधन संविधान में जो है हम स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट का हमें इलेक्शन का प्रोसेस चेंज करवाना है तो हमें जो है सिंपल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल भी भाग लेता है, और दिल्ली और पौंडीचेरी तो लेता ही लेता है। तो ऐसा संशोधन जो कि स्टेट को भी प्रभावित करता है, उस संशोधन के लिए हमें स्टेट की भी सहमति लेनी होती है। इतनी सी बात है, ठीक? आई बात समझ में? अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में या प्रोसीजर में कुछ चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए ही तो चाहिए, ठीक? अब बात आती है कि इस प्रोसेस से कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो जीएसटी को पास कराने में 3-4 साल लग गया था मोदी सरकार को, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई प्रोसेस ही बहुत टफ है। तो जीएसटी जो है ये स्टेट को भी इफेक्ट करता है, इसीलिए इसमें जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा जो है संशोधन किया गया था जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जब ये सारे राज्यों 15 मतलब मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट राज्यों से जब पारित कर दिया गया तब जाके जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। एंड आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट हु इम्प्लीमेंटेड और हु पास्ड, सॉरी, आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने जीएसटी को पास कर दिया था कि हाँ जीएसटी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है? आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक बचता है इसमें कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं उसको जो है मैं अगले वीडियो लेक्चर में करा दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है एलयू अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे।
और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जमींदारी को जो है एबोलिश कर दिया गया कि बहुत सारे जमीन एक ही लोग के पास रहेंगे, उसको जो है एबोलिश कर दिया गया। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है 9th शेड्यूल को जो है वो जोड़ा गया अपने संविधान में। ठीक है, ऐड किया गया। ठीक, अब अगला जो हम बात करते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कब हुआ था, 1956। आपको डेट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों याद रखना। तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा क्या किया गया, भारतीय भाषाई राज्यों की मान्यता दे दी गई। मतलब भाषाई आधारों पर लैंग्वेज के आधारों पर राज्य जो बने थे उसको मान्यता दे दी गई। मान्यता दे दी गई। ठीक है, और भाषाई या लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट कितने बने थे और किसके रिकमेंडेशन पे बने थे। तो स्टेट जो है वो पहली जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे बने थे। मतलब ऑन दी बेसिस ऑफ द लैंग्वेज फजल अली कमीशन जो है दे रिकमेंडेड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। और फजल अली कमीशन ने उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को भाषाई आधार पर गठित किया था। और इस फजल अली कमीशन को जो है 7वें संशोधन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया 1956 में। पहला ऐसा कौन सा राज्य जो भाषा के आधार पर क्रिएट किया गया था, आंध्र प्रदेश। उसी के बाद से जो है ये डिमांड उठा था कि भाषाई राज्यों पे जो है हमें भी अलग अलग जो रीजन के लोग थे उन्होंने बोला था कि भाषा के आधार पे जो है हमें भी स्टेट की दर्जा मिलनी चाहिए। ठीक, 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 के द्वारा क्या किया गया, तो इट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर SC ST फॉर 10 ईयर। 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया गया संविधान में। और अब क्या होता है कि हर 10-10 साल के लिए जो है संविधान में संशोधन करके SC ST के लिए रिजर्वेशन दी जाती है। और अभी मोदी सरकार में जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ था आपका, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है SC ST का जो रिजर्वेशन है अब वो बढ़ा करके कहाँ तक कर दिया गया है, 2020 से लेकर के 2030 तक कर दिया गया। जो 8वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में हुआ था, ये प्रोवाइड किया था रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST फॉर 10 ईयर। मतलब 1960 से लेकर के 1970 तक। तो हर 10 साल पे जो है जो सरकार रहती है वो अमेंड करके 10-10 साल तक बढ़ाती जाती है रिजर्वेशन SC ST के लिए। क्यों बढ़ाती जाती है, क्योंकि वोट कलेक्ट करना रहता है इलेक्शन में। तो मोदी सरकार ने भी जो है 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है अभी हाल में SC ST को जो है 10 साल के लिए फर्दर रिजर्वेशन मतलब प्रोवाइड किया है, दैट इज फ्रॉम फॉर द ईयर 2020 से लेकर के 2030 तक। ठीक, यहाँ तक आप लोग को नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। 8वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। अब उसके बाद से आते हैं 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कहाँ गया पेन, हाँ इधर, चलता ही तो पता ही नहीं चलता जल्दी। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966। सो इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शाह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया संविधान में। और शाह कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, सो दिस कमेटी रिकमेंडेड
कि पहले क्या था, पहले एक पेप्सू एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम था पेप्सू, ठीक है। तो सा कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि इस पेप्सू स्टेट को जो है आप 4 स्टेट में डिवाइड कर दो। और इस पेप्सू स्टेट को जो है, पहले जब था पेप्सू स्टेट, पेप्सू के नाम से स्टेट था, तो इस सा कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा इस पेप्सू स्टेट को 4 स्टेट में बांट दिया गया। दैट इज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और इन सारे स्टेट को जो है हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया गया, रखा गया 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 के द्वारा। अब आते हैं 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1975 में हुआ था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया, अपने भारत में का दर्जा या राज्य बनाया गया। पहले सिक्किम जो एक फॉरेन कंट्री हुआ करता था, ये तिब्बत के जो नीचे जो देश था ना पहले, वो सिक्किम ही था। लेकिन जो सिक्किम था, तिब्बत पे क्या था कि चाइना बहुत कंट्रोल करके रखा था, बहुत उस पर कह सकते हो कि अत्याचार करता था, तो इसलिए तिब्बत के नीचे ही रहता था सिक्किम। तो सिक्किम डर के मारे जो है इंडिया में आया, बोला कि भैया आप हमें अपने साथ मिला लो। तो इंडिया बोला ठीक है भाई, हम आए हुए मेहमान को कभी भगाते नहीं, इसीलिए इंडिया में जो है 35वां संशोधन करके सिक्किम को राज्य बनाया गया। मतलब सिक्किम को इस संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य बनाया गया। और 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, 16 मई 1975 को ये हुआ था। और इस संविधान के द्वारा सिक्किम को जो है पूरी तरीके से राज्य बना लिया गया। मतलब 35वां संशोधन के द्वारा जो सह राज्य बनाया गया और 36वां संशोधन के द्वारा कंप्लीट राज्य बना दिया गया। ठीक, अब आते हैं सबसे बड़का संविधान संशोधन, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 का। इसने क्या किया था दोस्तों, इसने टोटल 59 सब्जेक्ट जो है संविधान में इनकॉर्पोरेट किया था। और ये संशोधन किसके सिफारिश पे आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे जो है 42वां संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ही फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ये बोला गया कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ओवर द बिल विच इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। वो बाउंड है, वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ठीक है। और इसी संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा का जो ड्यूरेशन था उसको 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये बोला गया कि इमरजेंसी का जो नेशनल इमरजेंसी है 352 में जो अनाउंस प्रोक्लेम की जाती है, मैं बताऊंगा इसको, वो जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे भी जो है की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे संविधान संशोधन जो मेन थे 42वां के द्वारा जो है ये प्रोविजन सारे हुए थे। अब आते हैं आपके 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों, जो गलतियां 42वां संविधान संशोधन में किया गया था उसको सुधार किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संशोधन जो है मोरारजी देसाई के जो जनता दल पार्टी थी उसके जो पीएम बने थे मोरारजी देसाई, उनके सरकार में जो है इस संशोधन को लाया गया था। और इसमें जो लोकसभा का जो ड्यूरेशन था 5 से 6 उसको फिर से 5 साल तक ही कर दिया गया। और इसमें जो है ये बोला गया कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, जो बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करके भेजा जाता है, प्रेसिडेंट जो है उसको दोबारा से चेक करने के लिए या पुनर्विचार करने के लिए जो है वो फिर से हाउस को भेज सकते हैं, ठीक है। उनके पास सस्पेंसिव पावर है, सस्पेंसिव वीटो पावर है। उसके बाद से जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो ग्राउंड था नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड करने का, उसको क्या किया गया, एबोलिश कर दिया गया।
ठीक है। और इसी संशोधन के द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा करके कहाँ भेज दिया गया, आर्टिकल 300A में भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बड़े बड़े संशोधन थे। अब आइए एक एक लाइन करके संशोधन है उसको मैं बता देता हूँ। बस आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक एक करके आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। और अगर रिजल्ट हो जाएगा तो फिर मिठाई भी खिला दीजिएगा, क्योंकि 250-300 बैच रुपए में जो है प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे हमें नहीं लगता कि कोई कोचिंग, एक्चुअली हम लोग कोचिंग नहीं है, क्या है कि एज हम जिस फेज से आप लोग अभी गुजर रहे हो उस फेज से हम लोग गुजर चुके हैं। तो क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है आप लोग को दे दिया जाए। और देखो रिजल्ट जो होता है ना, मैं आप लोग को बता देता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, तो आगे का भी मैं संशोधन में बता दूंगा। जो रिजल्ट होता है ना आप लोग का, उसमें टीचर का मैं कहता हूँ कि सिर्फ 5 से 10% का ही हाथ होता है। 90% जो मेहनत होती है ना वो आप लोग की होती है। हम भले ही यहाँ से सारी चीज पढ़ा दें, लेकिन अगर आप लोग ना पढ़ें तो रिजल्ट आप लोग का नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आईएएस की तैयारी जो करते हैं लोग, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सबको पता है। तो और एक ले लेते हैं कोचिंग, सबसे नामी कोचिंग जो आईएएस का है, हिस्ट्री आईएएस हो गया या बाजीराम का आईएएस का कोचिंग हो गया। इसमें क्या जितने लोग कोचिंग करते हैं सबका हो जाता है, तो आंसर इज नो। क्योंकि जितने लोग कोचिंग करते हैं सबको तो एक ही टीचर पढ़ाता है, सेम टीचर ही पढ़ाता है एक क्लास में बैठ के। तो भाई जब सेम टीचर पढ़ाता है तो सबका हो जाना चाहिए, लेकिन सबका तो नहीं होता है, क्योंकि टीचर तो सेम तरीके से एफर्ट करके सबको पढ़ा रहा है ना। यहाँ पे टीचर का एफर्ट मायने नहीं करता है, मायने करता है कि आपने कितना एफर्ट किया। ठीक है, तो आप जो है ट्राई टू utilize your fault, your mistake, where you are doing the mistake, and improve all these mistake, and do not totally depend upon anyone। ठीक है, हाँ आप एक डायरेक्शन मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन आप पहले ही हथियार अपना फेंक करके हाथ खड़ा नहीं कर सकते। पहले अपने साइड से छलांग वलांग झटपट उटपट मतलब छटपटाओ, सब कुछ करो, टोटली किसी पे डिपेंड मत रहो। ठीक है, किसी पे मतलब नहीं तो किसी पे नहीं। ठीक, तो रिजल्ट जो है वो कोचिंग का या ट्यूशन का 5 से 10% तक का ही होता है, 90% स्टूडेंट का होता है। तो पढ़ते रहिए मेहनत से, बस यही है। हाँ कहाँ था मैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसके द्वारा क्या किया गया था, 10th शेड्यूल को जो है हमारे संविधान में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था दल बदल। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इस संशोधन के द्वारा जो है पहले वोट देने का एज कितना होता था, 21 ईयर, उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया कि 18 साल के होने के बाद आप वोट दे सकते हो। 65वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, शेड्यूल कास्ट कमेटी बनाई गई थी कि आप पता करो शेड्यूल कास्ट कितने हैं। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, विधान सभा बनाया गया था, कहाँ पे, दिल्ली और पुडुचेरी में, दिल्ली और पौंडीचेरी में। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, ये बोला गया था कि जो दिल्ली और पुडुचेरी है दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये 2 यूनियन टेरिटरी हैं, तो यही बस 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें जो है नेपाली, मणिपुरी,
कोनकरी को जो है इनकॉर्पोरेट या ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे संविधान में। किस ईयर में किया गया था, 1993 में। किस तारीख को, 24 अप्रैल को। ठीक है, ये जो मेन है उसका डेट और ईयर आपको पता होना चाहिए। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, म्यूनिसिपैलिटी को से रिलेटेड प्रोविजन को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, जो लोकसभा की सीटें हैं, जितनी सीटें हैं उतनी सीटें जो है 2026 तक रहेंगी, 2026 तक चेंज नहीं होंगे। 2026 के बाद जो है वो उनको चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो अभी कितनी सीटें हैं, 550 हैं, लेकिन 545 पे चुनाव होता है तो 550 ही रहेंगे। अभी 2026 तक जो है लोकसभा की सीटें चेंज नहीं की जाएंगी। ठीक है, चेंज करने के नाते से जो नया पार्लियामेंट बनाया गया था। बहुत लोग बोले कि नया पार्लियामेंट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो नया पार्लियामेंट बना है वो एक अच्छा निर्णय था। ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा अलग से, क्योंकि पॉपुलेशन जो है पहले के कंपेयर में बहुत बढ़ गया है। जो सीटें थी जो पुराने पार्लियामेंट में, वो सीटें पुराने पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई गई थी, इसीलिए अब जो वहाँ मेंबर के बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया। जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो एमपी एमएलए भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है अब पार्लियामेंट को बड़ा करना था, इसलिए 84वां संविधान संशोधन में बोल दिया गया था कि 2026 तक जो है कोई भी अभी जो लोकसभा में सीटें नहीं बढ़ेंगी, जितना है उतना ही रहेगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और कहाँ ऐड किया गया था, 21A में। ठीक, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इससे क्या किया गया था, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या किया गया था, बोला गया था कि टोटल 50% मेंबर ऑफ लोकसभा ही जो है मंत्री बन सकते हैं। मतलब मंत्री जो है सिर्फ 15% ही रहेंगे टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। तो जैसे मान लीजिए 545 मेंबर बन के आ गए हैं, तो इसमें से 545 में से जो है 15% ही जो है मंत्री का जो है कह सकते हो कि बन सकते हैं, मतलब मंत्री पद पे रह सकते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन 545 में से जो है, इन 545 में से जो है सिर्फ 15% को ही जो है मंत्रिमंडल दे सकते हैं। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन से बोला गया था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया था, फिर लैंग्वेज को ऐड किया गया था। कौन कौन से लैंग्वेज थे, बोडो, डोडरी या डोगरी जो भी बोल लो, मैथाली और संथाली। ठीक है, और 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, सिंधी को ऐड किया गया था। मैंने इसको भूल गया था स्टार्टिंग में बताना। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया था, बांग्लादेश से जो भूमि जो एक्सचेंज हुआ था, बांग्लादेश टू इंडिया और इंडिया टू बांग्लादेश। ठीक है, तो इसको संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया। फिर से 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। 102 में क्या हुआ था, ओबीसी कमेटी का आयोग हुआ था या ओबीसी कमीशन बनाया गया था। ठीक है, और पहला ओबीसी कमीशन कौन था, काका कालेस्कर कमीशन था, काका कालेस्कर कमेटी था, काका कालेकर या कालेस्कर कमेटी था। ठीक है, उसका पहली कमेटी थी, कमीशन था ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद से कौन सी कमेटी आई, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन आया। ठीक है, मंडल कमीशन आया। इसने जो है जो मंडल कमीशन जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1990 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, किसके द्वारा, बीपी मंडल के द्वारा। ठीक है, बीपी मंडल के द्वारा जो है इस मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया। बीपी मंडल नहीं थे, ये थे आपके बीपी मंडल जो थे, ये बीपी मंडल
ये मंडल कमीशन को लाए थे। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था ये कांग्रेस के सरकार में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक, आई बात समझ में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। और ये जो बीपी, हाँ ठीक है, काका कालेस्कर और मंडल कमीशन, ये दो कमीशन ओबीसी के लिए जो बनाया गया था और 1990 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी को दिया जाता है, या यही कमीशन जो है 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए डिसाइड किया था, रिकमेंड किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलें। अब जो अगला संशोधन है वो है आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो है 10% का आरक्षण दिया गया। उसके बाद से जो है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि मैंने बताया था कि SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक जो है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, सो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट जितना अमेंडमेंट था उसको जो है हमने करा दिया, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कहीं आपको डाउट होगा भी, क्योंकि मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से एफर्ट देकर के पढ़ाया है। लेकिन अगर फिर भी डाउट होता है सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द योर सिलेबस। ठीक है, और एक केस आप लोग याद कर लीजिएगा, एक इंदर साहनी का केस था, वो मैं भूल रहा था, वही मुझे याद आ गया। इंदर साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जो है इस मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी, इसको जो है बोला गया कि दिस इज वैलिड, इसको वैलिड बोला गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, तो आप लोग का जो है अब 2 टॉपिक और बचा है, इमरजेंसी और प्रेम्बल। ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं, तो एक वीडियो लेक्चर में ही हो जाएगा। इसमें बस 3 आर्टिकल आपको पढ़ना है, 352, 56 और 60। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे इसको। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, सो आप सभी लोग का स्वागत है एलयू अपडेट के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, जो मैंने एक सेगमेंट या एक टॉपिक छोड़ दिया था और आप लोग बहुत परेशान थे, वो था फंडामेंटल राइट। तो इसको हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक दिया आर्टिकल, आपका दिया है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात कि फंडामेंटल राइट इज टेकन फ्रॉम अमेरिका, ये अमेरिका से लिया गया है, बॉर्ड किया गया फंडामेंटल राइट। और इस फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा।
ठीक है, आई बात समझ में। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन जो है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, तो हम लोग फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट दोस्तों होता है क्या? तो फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द वेरी पेकुलियर टाइप ऑफ द राइट विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और यही एक ऐसा प्रोविजन है जो हमारे फायदे के लिए या जो हमारे बेनिफिट के लिए या जो हमारे एडवांटेज के लिए जो है दिया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद से आप थोड़ा वो देखेंगे, डीपीएसपी में देखे होंगे कि आपके लायक है, स्टेट के लायक है, लेकिन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको ये बेनिफिट करेगा अगर डीपीएसपी इम्प्लीमेंट हो जाता है तो काफ़ी हद तक, ठीक है। उसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटी देखा था जो हम लोग के बारे में कहता है। उसके बाद से सारी चीज़ें जो किसके बारे में बात करता है? गवर्नमेंट के बारे में मैक्सिमम, ठीक है। तो यही एक प्रोविजन है जो हम लोग के बारे में जो है ज़्यादातर बात करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वन ऑफ द पेकुलियर टाइप ऑफ द राइट विच इज और द प्रोविजन विच इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट होता क्या। देखिए दोस्तों मैं फिर बता दूं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट है, लेकिन मेनली जो आपका फंडामेंटल राइट से शुरू होगा वो होगा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक। इतने जो है आपके राइट है। बाकी आर्टिकल 12-13 जो है ये बताता है स्टेट क्या होता है, लॉ क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग एक एक करके समझ जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग समझते जाइए। तो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट होता है वो किसके अगेंस्ट इन्फोर्सिएबल होता है? तो वो स्टेट के अगेंस्ट में इन्फोर्सिएबल होता है। मतलब किसकी ड्यूटी है कि फंडामेंटल राइट को हमारा प्रोटेक्ट करे? तो वो स्टेट का ड्यूटी है कि हमारा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करे। इसीलिए हमें स्टेट को पहले पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल राइट को पढ़ने से पहले। तो इसीलिए सबसे पहले आर्टिकल 12 में जो है स्टेट के बारे में बात की गई है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब स्टेट होता है क्या दोस्तों? तो आर्टिकल 12 कहता है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे लिखो, पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट होता है। उसके बाद से स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट होता है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ठीक है, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक, ये स्टेट होता है। और जो चौथा है वो है अदर अथॉरिटी। अब अदर अथॉरिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? अदर अथॉरिटी में जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ये अदर अथॉरिटी में आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका स्टेट में और क्या आ जाएगा, LIC हो गया, BPCL हो गया, ठीक है। BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये भी स्टेट की कैटेगरी में आता है। और मान लीजिए आपका LIC BPCL और क्या एक केस में बोला गया था, उस केस का नाम था सुखदेव, सुखदेव का केस था। और एक केस था सोम प्रकाश का, हालांकि केस आपको जानने की जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। इन सबको स्टेट बताया गया, LIC हो गया, BPCL हो गया, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गया, ये भी स्टेट है। ये सब सारे किस में आ जाएंगे? अदर अथॉरिटी में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है
अगर इसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट होता है तो आप इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, LIC के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं, BPCL के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टेट है। ठीक है, आई बात समझ में? इन सब के अगेंस्ट में जो आप केस फाइल कर सकते हैं, मतलब ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत आते हैं। अब आइए आर्टिकल 13 बात करते हैं। तो दोस्तों देखो आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 के जो है दोस्तों, इसमें टोटल 4 सब क्लॉज है। ठीक है, सो मैं 4 सब क्लॉज में आपको जो समझने वाली चीज़ है वो बस पहला, दूसरा, तीसरा सब क्लॉज आपको समझना है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज, आर्टिकल 13 जो है ये 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। एक बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ये किस में दिया, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में। उसके बाद से डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये किस में बात करता है, किस आर्टिकल में, 13 सब क्लॉज 3 में दिया है। ठीक है, एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। ये सारे जो डॉक्ट्राइन आपको आर्टिकल 13 में पढ़ने पड़ते हैं। और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बोलता है कि लॉ क्या होता है। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 बोलता है कि लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस 123 वाला जो हमने पढ़ाया था, ऑर्डर, बाई लॉ, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि लॉ में क्या क्या आते हैं। तो ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो हैं लॉ में आती है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, अब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। तो दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है कि अगर कोई भी, मान लीजिए लॉ है जो कानून बनने के पहले इन्फोर्स में था, अगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले वो इन्फोर्स में था, लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद से अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जाता है, उस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड। कहाँ तक, जहां तक जो है वो लॉ फंडामेंटल राइट के कंट्रेरी है, कहाँ तक। जैसे मैं बताता हूँ आप लोग, मतलब ध्यान से समझिएगा कि आर्टिकल 13 जो है, हालांकि इतना डेप्थ में कोई बताता नहीं, इंट्रेंस पर्पज से इतना डेप्थ में जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स में दोस्तों मान लीजिए कि कोई एक्स लॉ है, कोई एक्स कानून है, ये मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ये एक्स कानून जो है वो भारत में मान लीजिए लागू हुआ, चल रहा है ब्रिटिश के द्वारा। अब मान लीजिए 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स हो गया। अब मान लीजिए 1950 में जब इन्फोर्स हुआ तो मान लीजिए 7 फंडामेंटल राइट थे। ठीक है, उस टाइम, अभी तो हालांकि 6 फंडामेंटल राइट हो गए हैं। तो मान लीजिए अगर ये एक्ट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में अगर आता है 1950 के बाद से, तो ये एक्ट जो लॉ है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कहाँ तक होगा दोस्तों, जहां तक इस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में वो लॉ है। ठीक है, आई बात समझ में? इक्लिप्स मतलब क्या होता है, शैडो। तो ये जो एक्स लॉ है ये शैडो में आ गया किसके, फंडामेंटल राइट के। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी बोलता है कि मान लीजिए कोई एक्स लॉ है, अगर इस एक्स लॉ के 4 प्रोविजन है, मतलब 4, मान लीजिए 4 बातें बोलता है, 4 चीजें कहता है, तो मान लीजिए इसकी जो तीसरी बातें हैं, जो तीसरी प्रोविजन है वो हमारे किसी एक एफआर के अगेंस्ट में, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, तो ये जो तीसरी प्रोविजन है इसको क्या बोल दिया जाएगा कि दिस प्रोविजन इज इनवैलिड, मतलब इसको सेपरेट आउट करके इसको वॉइड करार कर दिया जाएगा। और डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर मतलब ये बोलता है दोस्तों कि क्या कोई इंडिविजुअल जो है अपना फंडामेंटल राइट को वेव कर सकता है कि नहीं कर सकता,
मतलब क्या कोई इंडिविजुअल अपने फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो दोस्तों एक केस आया था आपका बसेसर नाथ का केस आया था। ओल्गा टेलिस का तो केस उसमें था, हाँ नहीं, बसेसर नाथ का केस आया था दोस्तों, बसेसर नाथ। ठीक है, इसमें बोला गया था कि कोई भी इंडिविजुअल अपना फंडामेंटल राइट वेव ऑफ या त्याग नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका में ये पॉसिबल है, कोई भी इंडिविजुअल अपना फंडामेंटल राइट वेव ऑफ या त्याग कर सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसा अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, मतलब आप अपना फंडामेंटल राइट त्याग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 13। अब हम दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 दोस्तों, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने समानता। मतलब कि जो स्टेट है, स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को जो है डिनाई नहीं करेगा। क्या डिनाई नहीं करेगा? फ्रॉम इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, किसी भी पर्सन को स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा, मना नहीं करेगा किससे? कानून के सामने बराबरी, और कानून का जो प्रोटेक्शन होता है लोगों का, उनमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करेगा। अब बात आती है दोस्तों इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये कहाँ से लिया गया था? तो ये एवी डाइसी जो है वो ब्रिटेन के हैं, ये एक फिलोसफर, इन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन में दिया था, तो वहां से जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया, तो सिंपल सा आप बताइएगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एवी डाइसी के ड्यू प्रोसेस के प्रिंसिपल से जो है उठाया गया है, लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं कि सबको बराबरी की समानता दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये होता है इक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग इक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग अनइक्वल। इक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग अनइक्वल, मतलब कि मान लीजिए कोई अगर 6 साल के नीचे का बच्चा कोई मर्डर करता है, किसी की हत्या करता है, तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा? 0, मतलब वो लाइबल नहीं होगा उस हत्या के लिए। लेकिन अगर कोई 21 साल का आदमी जो है किसी का मर्डर करता है, तो क्या वो भी लाइबल नहीं होगा? नहीं, वो लाइबल होगा, ही विल बी लाइबल। लेकिन अगर मान लीजिए 6 साल से नीचे का कोई भी बच्चा हो वो मर्डर करेगा, तो उसकी लाइबिलिटी कुछ नहीं होगा। मतलब ये क्लास बना दिया गया ना कि अगर इस क्लास को लोग मर्डर करेंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई इस क्लास का कोई मर्डर करेगा 21 साल से ऊपर वाले लोग, उनको क्या होगा? डेथ पनिशमेंट मिलेगा। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब। आई होप आपको आर्टिकल 14 भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15। तो दोस्तों आर्टिकल 15 जनरली टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ।
तो ये ग्राउंड आप लोग याद कर लीजिएगा पहला, कि मान लीजिए अगर कोई भी, आर्टिकल 15 क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर कोई भी, मतलब ये प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होगा, किस किस ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे पहला, उसके बाद से रेस, कास्ट, सेक्स, उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन 5 ग्राउंड पे अगर कोई भी आपको आपसे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो लाइबल होगा किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। ठीक है, इसका मतलब आप इस 5 ग्राउंड को छोड़ करके किसी अन्य ग्राउंड पे आप भेदभाव कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में अवेलेबल है, स्टेट के अगेंस्ट में अवेलेबल है। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो स्टेट और एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में भी अवेलेबल है। तो ये जो आर्टिकल 15 है, 15 का जो सब क्लॉज 1 है, ये जो है एक स्टेट और इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल, इन दोनों के अगेंस्ट में अवेलेबल है। यहाँ तक बात समझ आई। अगर मान लीजिए स्टेट जो है, क्या बोल रहा है आर्टिकल 15, ये बोल रहा है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा लोगों के बीच में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, लेकिन किसी अन्य ग्राउंड पे वो कर सकता है। और इसी का फायदा उठा करके जो है, फायदा क्या, मतलब कह सकते हो वो पॉजिटिव चीज है। मतलब इसी को देख करके जो है स्टेट ने क्या किया, रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन का जो है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 15 ये भी बात करता है रिजर्वेशन ऑफ द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी या एसटी को। ठीक है, वो रिजर्वेशन देने की बात करता है किसमें, एजुकेशन में या एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 16। तो दोस्तों आर्टिकल 16 बात करता है कि सारे सिटीजन को जो है, ऑल सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन द मैटर ऑफ, इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं।